हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान, मैंने संविधान देखा है और मैं चाहूँगा कि संविधान इस दिशा में सुधारा जाए। हम राष्ट्रपति पर अभियोग लगा सकते हैं, राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को इम्पीच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर जनता के लिए कौन सा रास्ता है? विधानसभा भंग कर दी जाएगी और केंद्र सरकार राज्यपाल की सलाह पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर देगा, लेकिन यह सदन किसी राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नहीं लगा सकता है। इस दिशा में संविधान में संशोधन करना जरूरी है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि राज्यपाल की जो भी रिपोर्टें आईं उसके आधार पर केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रपति के सामने जो सिफारिश रखी, राष्ट्रपति महोदय के पास उस सिफारिश को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। संविधान की धाराओं की यह व्यवस्था नहीं है। मैंने विधि विशेषज्ञों को भी इस संबंध में अपनी राय प्रकट करने के लिए कहा और अनेक विधि विशेषज्ञ इस मत के हैं कि इन मामलों में राष्ट्रपति को केवल केंद्रीय सरकार की नीति पर चलने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वविवेक से भी काम ले सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन से भी काम ले सकते हैं। मेरी जानकारी नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय ने राजस्थान के मामलों में स्वविवेक से काम लिया, और यदि स्वविवेक से काम लिया तो उनसे ऐसा निर्णय हुआ जिस निर्णय से संविधान की मर्यादाओं की रक्षा नहीं हुई। अभी समय है राजस्थान में लोकतंत्र के चक्र को पीछे घुमाने की। जो कार्यवाही की गई है उसे रोका जा सकता है। क्या राजस्थान में शांति नहीं है? क्या केंद्रीय सरकार वहां मरघट की शांति चाहती है? इस देश में मरघट की शांति पैदा नहीं होने दी जाएगी अगर संविधान की हत्या की जाएगी। अगर केंद्रीय सरकार लोकतंत्र का गला घोटने पर उतारू है तो शांतिपूर्ण तरीकों में हम पूरी निष्ठा रखते हुए भी हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि यह मामला सड़कों पर तय हो, लेकिन आम आदमी के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। आम आदमी को यह कहना भी जरूरी है कि उसे सड़कों पर निकलने की नौबत ही नहीं आने दी जाएगी। अगर राजस्थान में विरोधी दलों को सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाता तो क्या बिगड़ जाता? इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। सभापति जी, मंत्री महोदय ने कहा है कि रेलवे विभाग की जो जिम्मेदारी है उसी के बारे में जवाब दे सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। वैसे तो सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। रेल मंत्री जी, यह बताएं कि जब पहली दुर्घटना हुई उस समय तो मुसाफिरों की तलाशी नहीं ली जाती थी, लेकिन पहली दुर्घटना जब हो गई और बड़ी संख्या में लोग मारे गए तो आज जो काम किया जा रहा है कि मुसाफिरों की तलाशी ली जा रही है, वह उसी समय क्यों शुरू नहीं की गई? पहली दुर्घटना और दूसरी दुर्घटना में कुछ दिन बाकी थे
उस समय रेल मंत्रालय क्या कर रहा था? क्या उससे उस लिए यह संभव नहीं था कि पहली दुर्घटना के बाद वह सजग हो जाता और हर एक मुसाफिर की तलाशी लेता जिससे दूसरी दुर्घटना न घटती? श्रीमान राज्यसभा किसी मामले में लोकसभा के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती। संविधान के दोनों सदनों की स्थिति स्पष्ट कर दी है और यह सदन उसी मर्यादा के अंतर्गत अपने दायित्व का पालन करना चाहता है, किंतु ऐसा लगता है कि लोकसभा के कुछ माननीय सदस्य राज्यसभा के मामले में दखल देना चाहते हैं। राज्यसभा का हिसाब किताब राज्यसभा के सचिवालय का लेखा जोखा और उसकी देखभाल करने में यह सदन पूरी तरह से समर्थ है। लोकसभा अपने हिसाब किताब की जांच करे, राज्यसभा अपने हिसाब किताब की जांच करना आवश्यक समझेगी तो करेगी, लेकिन लोकसभा अगर इस बात पर जोर देगी कि एक संयुक्त अथवा मिलीजुली समिति होनी चाहिए जो हिसाब किताब की जांच करे, तो वह केवल राज्यसभा के हिसाब किताब की जांच नहीं करेगी। उस मिलीजुली समिति को लोकसभा के हिसाब किताब की जांच करने का अधिकार होना चाहिए। हम इस बात पर कभी तैयार नहीं होंगे कि लोकसभा के सदस्य हमारे हिसाब किताब की जांच करें तो करें, लेकिन अपने हिसाब किताब की जांच में हमको शामिल न करें। सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि सदन के नेता इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उस समय लोकसभा में यह सवाल उठाया गया था तो वे वहां मौजूद थे। मैं जानता हूं कि वे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं ने व्यवस्था की है कि विदेशी आक्रमण की स्थिति में और देश में आंतरिक उपद्रव की दशा में संकट काल की स्थिति घोषित की जाए। उस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यह संकट काल की स्थिति 2 महीने तक रहेगी यदि संसद उसको बढ़ाने का निर्णय न करें। इससे संविधान के निर्माताओं की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने ग्रेव इमरजेंसी शब्द का प्रयोग किया, केवल संकट नहीं, गंभीर संकट का। विदेशी आक्रमण का संकट और देश में व्यापक उपद्रवों का संकट, और संविधान के निर्माताओं ने 2 महीने का समय भी दिया है। यह कहा जा सकता है कि अभी जो संकट काल की स्थिति लागू है उसे संसद ने पुष्ट किया है, लेकिन क्या 5 वर्ष तक निरंतर संकट काल की स्थिति बनाए रखना संविधान के निर्माताओं की मंशा के अनुकूल है? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश के सामने संकट है, लेकिन हमें संकटों के साथ जीवित रहना सीखना होगा। हमें संकटों के साथ लोकतंत्रीय अधिकारों का उपयोग करने का अवसर देना होगा। संकट काल की स्थिति की घोषणा करके हम संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को कुछ काल के लिए स्थापित कर सकते हैं। कानून के सामने नागरिकों की बराबरी नहीं रहती, संपत्ति के अधिकार भी सीमित कर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत स्वाधीनता संकुचित हो जाती है और बिना कारण बताए किसी नागरिक को नज़रबंद कर उसे किसी बोर्ड के सामने पेश करना, यह भी संकट काल की स्थिति में चल जा नहीं पाता। जब चीन ने आक्रमण किया तब संकट काल की स्थिति की घोषणा की गई। सभी विरोधी दलों ने सारे देश
ने उसका समर्थन किया, लेकिन आज विरोध क्यों हो रहा है? गृह मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि देश के सामने संकट तो है, लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है। खतरे तो हैं, लेकिन खतरों की प्रतीति नहीं है। और यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है, न सत्तारूढ़ दल में है, न जनता में है। अब यदि संकट है लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है, तो फिर कानून से संकट की स्थिति बनाए रखने का लाभ क्या होगा?